नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। 5-6 क्लास हमने आपको डिलीवर भी कर दिया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और पूरी तरह जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया गया है ताकि आप अच्छे से नोट्स को बनाते चलें। कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी पूछा जाएगा, आपको समस्या नहीं होगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो। इतने समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। तो पिछला वाला वीडियो आप देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी में समस्या नहीं होगी और समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अधिनियम कुछ हैं, उसको हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद 1892 का अधिनियम हम लोग देखने वाले हैं। तो एक अधिनियम लाया गया था 1873 का अधिनियम। समझना जरा, यहाँ पर ए पॉइंट पूछा गया है। इसमें यह प्रावधान था कि इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से इसको भंग कर दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो पूर्वी देशों के साथ, जो भारत के साथ व्यापार करने आई थी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर समझना जरा, 1813 का चार्टर एक्ट जब लाया जाता है तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया जाता है। वो हमने बताया है चार्टर एक्ट 1813 में। 33 वाले में पूर्णतया समाप्त किया जाता है। 1858 का अधिनियम ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। फिर ये 1873 का जो अधिनियम लाया गया, यहां पर प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। तो उसी का अनुसरण करते हुए, इसी अधिनियम का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर एक अधिनियम है, यहाँ पर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर अदर स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। अब समझना जरा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1861 के अधिनियम तक 5वां सदस्य आया है। कौन सदस्य था वो न्यायविद था। लेकिन अब एक 6वां सदस्य के रूप में जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसको लोक निर्माण विभाग कार्य सौंपा गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। यहां से अगर थोड़ा सा हम उठाएं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे। फिलिप फ्रांसिस थे, वर्नेल थे, क्लेवडिंग थे, मांसल थे। ये चारों सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता कर रहे थे। वहीं पर 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है तो ये 4 सदस्यों से घटा करके 3 कर दिए जाते हैं। फिर 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है तो सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ा करके फिर 4 कर दी जाती है। और ये जो चौथा सदस्य होता है ये विधि सदस्य होता है। फिर इसके बाद 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है, इसमें 5वें सदस्य की नियुक्ति की जाती है। और 5वें सदस्य के लिए जरूरी था कि ये न्यायविद होना इसका जरूरी था। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत एक 6वें सदस्य की नियुक्ति की जा रही है, जिसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है? लोक निर्माण कार्य दिया जा रहा है, लोक निर्माण विभाग। और मजे की बात है कि ये वाला पॉइंट आपका बार बार पूछा जाता है कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है भैया। आते हैं नेक्स्ट 1892 का भारत परिषद अधिनियम। हम लोग आते हैं बेहद इंपॉर्टेंट अधिनियम पर, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके प्रावधान को देखेंगे। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आपका सारा कुछ जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाए। पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। समझना जरा, एक सरकारी सदस्य थे जो अंग्रेज हुआ करते थे और एक गैर सरकारी सदस्य थे जो ये भारतीय थे, ठीक है ना। तो भारतीयों को दिखाने के लिए कि देखिए आपके कैंडिडेट को हम मनोनीत कर रहे हैं या फिर जो है शासन प्रशासन में भागीदारी दे रहे हैं, ताकि भारतीय जो है उत्तेजित ना हो, आक्रोश में ना आए, आंदोलन वगैरह ना करें, शांत रहें, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए महज है, बाकी पावर वगैरह इनको नहीं दी जाने वाली, ठीक है। हालांकि जो है बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा है। तो सरकारी सदस्य कौन है? अंग्रेज हैं। इनका बहुमत अभी भी बना है। अब यहां पे देखना जरा कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 12 से 16 कर दी जाती है। मेरे प्यारे भाई, ये जो है 1853 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, उसी में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई है ना। और इसी को मिनी संसद कहा जा रहा है। 1861 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया गया तो कहा गया कि इसके सदस्यों की संख्या मिनिमम 6 और अधिकतम 12 हो सकती है, ठीक है। और फिर जो है जब ये 1892 का अधिनियम लाया गया, कहा गया कि अधिकतम 12 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? अब 16 कर दी गई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट
केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विधान परिषद में प्रश्न पर बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1892 के अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ पे समझना जरा, क्रैश क्वेश्चन मतलब कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, और लोकहित मुद्दों पर चर्चा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार था भी नहीं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार लाया जाता है उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, लोकहित विषयों को उठाने का अधिकार, ये जो है दोनों पॉइंट दे दिए जाते हैं 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसमें संस्था द्वारा नामांकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आते हैं, हम लोग यह देखते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, तो बजट का जो शब्द है ना, वो किन किन अधिनियमों से जुड़ा हुआ है। जैसे 1909 के अभी अधिनियम से जुड़ा हुआ है, 1919 के भी अधिनियम से जुड़ा हुआ है ना। अभी 1892 के अधिनियम में आपने देखा ही है ना। तो इसके अलावा पहला बजट कब पेश किया गया, सारा कुछ जो है अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जरा देखना, जो बजट है वो अगर मैं कहूं कि साहब पहला बार इंडिया का जो बजट है वो कब पेश किया गया, तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में अभी आपने जाना कि केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। हालांकि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, लोकहित विषयों को जो है उजागर करने का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार अभी नहीं है। लेकिन 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है, जिसको हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, इसमें लोकहित विषयों पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है, ठीक ना, प्रदान कर दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन मतदान का अधिकार अभी नहीं है। अब यहां पे देखना जरा, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, वहां पर बजट किस प्रकार चर्चा में आ गया। इसलिए चर्चा में आ गया कि केंद्र का बजट अलग, सेंटर का बजट अलग और स्टेट का बजट अलग कर दिया गया। मतलब कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आधुनिक जो बजट है, वो स्वतंत्र भारत का जो आधुनिक बजट है वो कब पेश किया गया, तो आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का बजट 1947 में पेश किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग 1909 के भारत परिषद अधिनियम को चर्चा करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 में ये अधिनियम लाया गया था, ये सुधार लाया गया था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि साहब 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार है उसको लाए जाने के क्या कारण थे, तो पहला कारण ये आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, तो उसके लिए जो है एक अधिनियम लाए जाने की जरूरत पड़ी। कांग्रेस के गर्म दल का सरकार के प्रति जो है रोष या फिर गुस्सा, इसके लिए भी अधिनियम लाए जाने की जरूरत पड़ी। 1906 में स्वशासन की मांग काफी तेज हो गई थी, तो लगातार स्वशासन की मांग का होना, इसके अलावा जो है कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों का होना, जैसे बंगाल में बर्रा डकैती 1908 में, मुजफ्फरनगर घटनाकांड 1908 में, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में। तो ये सब कई ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा और 1909 का ये पार्लियामेंटो सुधार या फिर कहें कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि एक और अधिनियम लाए जाने का प्रमुख कारण था कि जो मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग क्या कर रही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रही है। इसको हम पृथक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं कि यहाँ पर सीधा सा है कि जो उम्मीदवार होगा, जिस धर्म का होगा, उसको उसी धर्म के लोगों के द्वारा वोटिंग की जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मतलब कि मुस्लिम अगर उम्मीदवार होगा तो मुस्लिमों के द्वारा ही ये चुना जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ऐसा जो है बार बार मुस्लिम लीग मांग कर रही है। तो ऐसे में जो आगा खा है मुस्लिम लीग के लीडर, ये वायसराय से, मतलब वायसराय जो कौन है, मिंटो हैं, इनसे मिलने चले जाते हैं और क्या मांग करते हैं कि साहब हमारे लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान करिए। और यही जो है अंग्रेज सोच रहे थे कि कोई आए और ऐसी मांग करे जो हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके। और ये चीजें जो है काफी सीरियस लेकर के इस अधिनियम में प्रावधान भी अभी देखेंगे हम कि किया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं कि भारत सचिव इतने समय है मार्ले, इनसे मिलने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। किस कार्य के लिए, स्वशासन की मांग करने के लिए। तो इन सब सारे प्रेशर्स के कारण जो है एक पार्लियामेंटो सुधार 1909 में लाया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या थे।
देखना जरा 1909 का जो हम मार्ले मिंटो सुधार पढ़ रहे हैं उसके प्रावधान को देखते हैं। तो पहला इसमें प्रावधान किया गया, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई 1919 के जब भारत शासन अधिनियम हम लोग अगला वाला पढ़ेंगे तो वहां पर यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सिखों द्वारा मांग की जाती है, ईसाइयों द्वारा, आंग्ल भारतीयों द्वारा, है ना, यूरोपीय यूनियन बोल रहा हूं कि आंग्ल भारतीयों द्वारा और यूरोपियों द्वारा। तो इसका विस्तार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें सिखों के लिए भी कर दिया गया, ईसाइयों के लिए भी, आंग्ल भारतीयों के लिए भी और यूरोपियों के लिए भी। किसका प्रावधान किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया इनके लिए भी, ठीक है ना, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। फिर 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाता है तो यहां पर महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए भी लिख लीजिए, दलितों के लिए भी जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है। अब समझना जरा नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? अब 60 कर दी गई। 16 कब कर दी गई थी? 1892 के अधिनियम में कितनी बढ़ा के करके 16 कितनी कर दी गई थी? 16 कर दी गई थी। अब यही 16 से कितनी कर दी जाती है? 60 कर दी जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना जरा कि प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं, जैसे इतने समय की विधानसभाएं होती हैं वैसे तब प्रांतीय विधान परिषदें थी, तो ये प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। जैसे बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत में 50-50 सदस्य संख्या कर दी जाती है। ऐसे ही जो पंजाब है, बर्मा है, असम है, यहां पर 30-30 संख्या कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और लोकहित विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया जाता है। ये किसके तहत? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत या 1909 के जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया जाता है। यहां पर देखिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले सदस्य हैं जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो है प्रथम भारतीय सदस्य बनाए जा रहे हैं। इनको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विधिक सदस्य के रूप में इनको बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा कि 1858 में हमने बताया था कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसमें भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक पद क्रिएट किया गया था और उनके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी सहायता के लिए, ठीक है ना, जिसको भारतीय कार्यालय कहा जाता था। इसी भारतीय कार्यालय में, इसी भारत सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया, ठीक है भैया। तो ये हमने जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समस्या नहीं होने वाली। हम देखें आलोचना के रूप में, तो समस्या क्या है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें काफी आलोचना भी हम दिखाई पड़ती है, काफी ड्रॉबैक भी था। पहला कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अंग्रेज अब बांटो और राज्य करो की नीतियां अपनाना चाह रहे हैं। औपनिवेशिक शासन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है ना। फिर अभी भी राज्यों को जो है केंद्र के बजट पर निर्भर होना पड़ रहा है। भारतीयों की जो है कम भागीदारी, सामाजिक आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की गई और लोकतांत्रिक पहलुओं का अभाव हमको दिखाई पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें ड्रॉबैक के रूप में जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर एक मेंस का आपका क्वेश्चन है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम बांटो और राज्य करो की नीति पर आधारित था, व्याख्या करनी है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कल मिलते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के साथ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी आप रिक्वायरी डाल सकते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।